पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है एएनएम का ऑफिशियल पेपर, और इस पेपर को हम एक ही क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज आप स्क्रीन पे देखेंगे, चाहे फिर आप वो किसी भी स्टेट का एएनएम का पेपर देंगे, उसके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो बिफोर दैट मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें इस पेपर के एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन तक ऐड कर दिए थे। बट आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि आप स्पेशली इस पेपर को पूरा एक ही क्लास में सॉल्व करवा दें, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो कोशिश की जाएगी कि इस पेपर के अलावा मेरे पास जितने भी एएनएम के पेपर आते जाएंगे अपकमिंग टाइम में, वो आपको सॉल्व करवाए जाएं। और आई होप आज जिन भी लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लिए एग्ज़ाम दिया हो, सबका पेपर अच्छा गया हो, पेपर ज़्यादा हार्ड ना आया हो। तो जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, आई होप उन्हीं को पता होगा कि उनका पेपर कैसा गया, चाहे वो एएनएम वाले हों, सीएचओ वाले हों, या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट वाले लोग हों। चलिए इस पेपर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर एएनएम वालों का पेपर उतना हार्ड नहीं आता है। मैंने ऑफिशियल पेपर ही आपको स्क्रीन पे इसलिए प्रेजेंट किया जिससे आपको डाउट ना रहे कि पेपर कैसा आता है। पेपर की लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में। तो इस पेपर को एएनएम वालों के अलावा जो सीएचओ, स्टाफ नर्स, एमपी व्यापम का पेपर देने वाले हैं, वो लोग भी इसको देख सकते हैं एक बार कि आपको क्वेश्चन है जो नर्सिंग के ही, ऐसा नहीं है कि नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है, सभी नर्सिंग के क्वेश्चन है। तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाउ मेनी आवर आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कितने घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो ये रूल होता है कि विद इन 30 मिनट और हाफ एन आवर। यदि नॉर्मल डिलीवरी पूछा है, यदि सिजेरियन सेक्शन LS CS कहेंगे तब हम कहते हैं 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में। लेकिन यदि डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो कितना, विद इन हाफ एन आवर या फिर आधे घंटे में और 30 मिनट में। नेक्स्ट है यहाँ पर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन अ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न बेबी में जो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है। तो विटामिन के का इंजेक्शन हमेशा बच्चों में दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से। किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। जो लोग पेपर वॉच कर रहे हैं, यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते जाइए जिससे आपको ईजी रहे समझना। क्योंकि हर एक जगह के जो पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं पर पेपर पूरा हिंदी में आ जाता है, जैसा राजस्थान में लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी किसी को। तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टर्म हेल्दी बेबी। यदि बच्चा 37 जेस्टेशनल वीक के बाद पैदा हुआ है तो उस बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। ऑप्शन में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 टू 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर 38 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर नॉर्मल की बात की जा रही है टर्म बेबी में। तो टर्म बेबी में जो टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, 37.5 से लेके 36.5 से लेके 37.5 तक है, क्या है, नॉर्मल टर्म बेबी का टेम्परेचर है। टर्म हेल्दी बेबी का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो आफ्टर 37 वीक का जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट करके पैदा हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ द टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न इज। जो नॉर्मल लेंथ होती है एक टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न की, वो कितनी होती है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, 50, 60 या फिर 65। तो जो नॉर्मल एवरेज लेंथ होती है किसी भी टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की, वो होती है 50 सेंटीमीटर। 45 टू 55 तक जाती है, लेकिन ये माँ की हाइट पर भी डिपेंड करता है कि जो माँ का जेस्चर है वो किस तरीके का है। लेकिन एक एवरेज लेंथ लंबाई पूछी जाती है बच्चे की, तब कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, जॉइंट्स बिटवीन 2 क्रैनियल बोन्स आर नोन एज। तो ऐसे जॉइंट्स 2 क्रैनियल बोन्स के बीच में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉन्टेनेल्स, ब्रैगमा, सूचर्स, या फिर स्कल जॉइंट्स। तो क्या कहलाते हैं ऐसे जॉइंट्स जो 2 क्रैनियल बोन के बीच में हो, तो वो कहलाते हैं सूचर्स। क्या कहलाते हैं, सूचर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, यूट्रस बिकम्स पेल्विक ऑर्गन आफ्टर। जो यूट्रस है पेल्विक ऑर्गन में कब कन्वर्ट हो जाती है, 18 से 20 दिन में, 16 से 18 दिन में, 12 से 14 दिन में, या फिर 10 से 12 दिन में।
तो यूट्रस वापस से बैकवर्ड है जो पेल्विक ऑर्गन में कब कन्वर्ट हो जाती है, तो ये होती है 12 से 14 दिन में, 12 to 14 डेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर डायमीटर ऑफ द सर्वाइकल कैनाल आफ्टर द कंप्लीट डायलेटेशन। तो सर्विक्स जब पूरी फुली डायलेट होती है तो कितने सेंटीमीटर तक होती है, 12, 10, 8 या फिर 6। तो कंप्लीट डायलेटेशन होता है सर्विक्स का कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट और जो डायलेटेशन वाला स्टेप यहाँ पे पूछा है सर्वाइकल, सर्वाइकल डायलेटेशन कब होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट है यहाँ पर A nurse is clamping umbilical cord and the nurse knows that the distance from the umbilicus is। तो यदि अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैम्प किया जा रहा है तो अम्बलाइकस से नाभि से अम्बलाइकल कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर 5.5 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर। जो अम्बलाइकस है, नाभि जिसको हम कहेंगे, नाभि से अम्बलाइकल कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है क्लैम्प करने के लिए कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर मैक्सिमम अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर पूछा है न्यूबॉर्न बेबी का, तो मैक्सिमम कितना होता है, 8, 10, 13, 23। मैक्सिमम स्कोर का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट, तो वो होता है कितना, 10। यदि 8 से अब 7 है, दैट मीन्स क्या है, बच्चा हेल्दी है। बिलो 7 जाता है तो मॉडरेट कंडीशन में रहेगा। जैसे जितना अपगार स्कोरिंग घटती जाएगी, 5 पॉइंट यहाँ पे अपगार स्कोरिंग में चेक किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 10। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच कलर आइडेंटिफिकेशन बैंड इज यूज्ड फॉर गर्ल न्यूबॉर्न बेबी। तो गर्ल न्यूबॉर्न बेबी के लिए कौन से कलर का आइडेंटिफिकेशन बैंड यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल में ऐसा तो होता नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और नाम रख के वो सुनने लगेगा आपका, तो उसको एक बैंड पहनाया जाएगा जिसमें क्या लिखा जाता है, मदर का नाम और जो बच्चे किस टाइम पर डिलीवर हुआ है वो। तो यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, पिंक। बॉय के लिए पूछे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ओ, ए, बी या फिर बी। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जनरली, यदि यहाँ पर पूरा ऑप्शन में हो तो आप इसको ओ नेगेटिव कह सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले सभी को अपना ब्लड है जो दे सकते हैं, लेकिन ए बी वाले सबका रिसीव है जो कर सकते हैं, जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्रंथि ह्यूमन बॉडी की कौन सी ग्लैंड कहलाती है, पैरोटिड, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर सबलिंगुअल। मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में कहें तो क्या है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट वन स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं, स्पर्म, ब्लड सेल, स्टीम सेल या फिर ओवम। स्मॉलेस्ट सेल पूछा है तो वो स्पर्म। यदि लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेल पूछते तब हम कहते ओवम, लेकिन यहाँ पर स्मॉल पूछा है तो क्या है वो है स्पर्म। नेक्स्ट वन लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है, डेल्टॉइड, एब्डक्टर, ग्लूटियस या फिर पेरोनियस। तो लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की कौन सी मसल, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द यूरेटर। एक जो यूरेटर है, ब्लैडर से किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को लेके आते हैं, जो पाइप टाइप के रहेंगे यूरेटर, उनकी लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की 32 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन हाउ मैनी कार्पल बोन्स आर देयर इन हैंड। तो हाथ में कितनी कार्पल बोन्स होती हैं, तो हाथ की बात की जा रही है, जो कार्पल बोन्स हैं कितनी होती हैं, 8। नेक्स्ट वन हार्ट रेट इज इनिशिएटेड बाय। तो हार्ट रेट को इनिशिएट करने का काम कौन करता है, एवी नोड, ऐसे नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये काम करता है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स कौन सा है, पाइवॉट, ग्लाइडिंग, शोल्डर या फिर नी जॉइंट। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी पूछा है और लार्जेस्ट भी पूछा है, तो वो होता है नी जॉइंट। कहाँ का,
घुटने का जो जॉइंट है वो सबसे कठिन और जटिल जोड़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल जो आपका मस्तिष्क है इसकी ओनली हिलने डुलने वाली बोन कौन सी है? थिमोइड है, मैंडिबल है, फ्रंटल है, फिर मैक्सिला है। तो जो यदि स्कल की पूछें, स्कल की जो बोन है हिलने डुलने वाली मूवेबल जॉइंट बोन है तो वह ओनली मैंडिबल बोन। कौन सी? मैंडिबल। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स केज के यहाँ पे रहेंगी तो उनके लिए टोटल कितनी होती हैं? वो तो टोटल होती हैं 11। कितनी होती हैं? इंटरकॉस्टल जो मसल होती हैं ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं? 11। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया किसके कारण होगा? आयरन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो एनीमिया इन दोनों की कमी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो बाइल सेल का प्रोडक्शन करता कौन है? गॉल ब्लैडर करेगा, लिवर सेल्स करेंगी, पैंक्रियास करेगा कि स्प्लीन करेगा? क्वेश्चन नंबर 22 कि बाइल का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन करती हैं लिवर सेल्स, स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर। यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि ओनली प्रोडक्शन पूछा है तब आपको कहना है लिवर सेल, यकृत की कोशिकाएं। लेकिन यदि यहाँ पे कहा जाता है कि जो बाइल का स्टोरेज है वो स्टोर करने का काम कौन करता है? तो वो करता है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स होते हैं, उसमें कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है? 1 से 5 दिन तक, 1 से 7 दिन तक, 3 से 5 दिन, या फिर 1 से 3 दिन। जनरली जो यहाँ पर यदि 28 दिन की जो पीरियड्स, 28 दिन में आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं, तो उसमें 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी। कितनी? 1 से 5 दिन तक। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं। तो ये कब तक किया जाना चाहिए? 1 साल तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक, या फिर 3 महीने तक। तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें ओनली ब्रेस्ट मिल्क रहेगा तो वो होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक की एज तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद आप बेबी को कुछ खाना पीना स्टार्ट करवा सकते हैं, इसको हम वीनिंग कहेंगे। हिंदी में बात करते हैं तो अन्नप्राशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ की एज तक, जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए। आफ्टर दैट वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रॉपर मेडिकल एब्रीविएशन फॉर बिफोर मील इज। बिफोर मील, खाने के पहले के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज किया जाएगा? PC, BID, AC या फिर TID? कौन सा एब्रीविएशन यूज होगा बिफोर मील? तो वो होगा AC। क्या होगा? AC। आप जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो ये चीज़ आपको इजीली याद रहेगी। नेक्स्ट वन, द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इज। लार्ज स्केल पर यदि हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं तो कौन सा स्टेप अपनाएंगे? फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग या फिर डिसइंफेक्शन? तो लार्ज स्केल पर वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, बड़े पैमाने पर जल का शुद्धिकरण होता है, तो फाइनल स्टेप कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग या फिर डिसइंफेक्शन? जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक जल्दी जल्दी आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मॉडल पेपर उसमें मैंने क्वेश्चन ऐड किए थे और ऑलरेडी वो अपलोड भी कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो साइनोटिक असाइनोटिक 2 तरीके कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर PDA? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा TOF। TOF क्या है? ये है असाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। बाकी सभी क्या है? सॉरी, ASD, BSD, PDA ये क्या है? ये असाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है वो है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें टोटल 4 डिफेक्ट इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। प्रीवियस चाइल्ड बर्थ के साइन क्या हैं? रिजिड एब्डोमिनल वॉल, गैपिंग ऑफ द इंट्रोइटस, राउंड एक्सटर्नल ओस या फिर ओवॉइड यूट्रस? तो यदि पहले प्रीवियसली आपने बच्चे को जन्म दिया है तो कुछ केस में फीमेल नहीं बता पाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ डॉक्टर क्या करेंगे? जो गैप रहेगा
इंट्रोइटस गैप है, जो वेजाइना का जो गैप है वो क्या रहेगा, ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉन बर्थ वाली लेडीज़ हैं, जिन्होंने पहले कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडियल टाइम फॉर ट्यूबेक्टोमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर आइडियल टाइमिंग क्या होगी ट्यूबेक्टोमी के लिए? ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंडरी फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। तो कौन सी फेज में क्या करवाना चाहिए ट्यूबेक्टोमी? जो परमानेंट स्टरलाइजेशन है फीमेल के लिए वो करवाना चाहिए, तो वह प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी? प्रोलिफरेटिव फेज और फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वन, in which type of abortion fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period। तो कौन से टाइप के अबॉर्शन में फीटस यूट्रस में ही डेड हो गया और उसी में रह जाएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा? ऑप्शन में मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा? मिस्ड अबॉर्शन। क्यों? क्योंकि फीटस बाहर ही नहीं आया है, अंदर ही है, और इवन जो वेरिएबल पीरियड है उस तक वहीं अंदर रहेगा। हो सकता है आपको ना तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और जो फीटस है वो कहाँ डेड हो जाएगा, यूट्रस में ही। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन विच बिकम फोसा ओवेलिस आफ्टर बर्थ इज। तो फीटल सर्कुलेशन में जो पार्ट पढ़े हैं हमने, फोसा ओवेलिस आफ्टर बर्थ बन जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या कहलाएगा? अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, फोरामेन ओवल या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये ऑर्गन कहलाता है क्या? फोरामेन ओवल। आफ्टर डिलीवरी के बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें? फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। तो यदि माँ को हाइपरटेंशन है और माँ के लिए जो मेडिसिन दी जानी है, तो कौन सी मेडिसिन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाएगा? दैट मीन्स हमें उसको नहीं देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट है। लेकिन जब यदि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको मिथार्जिन और जो अर्गोमेट्रिन सब्सटेंस है वो नहीं देना है, क्योंकि यूट्रस की टॉनिसिटी को कम करेंगे और टॉनिसिटी कम होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जब माँ को क्या हो, बीपी की कंप्लेन हो, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा हो, बढ़ रहा हो प्रेग्नेंट लेबर के टाइम पे, तो हम माँ के लिए मिथार्जिन नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ। तो तीसरी स्टेज है जो लेबर की कब खत्म होती है? 2 आवर आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये तो फोर्थ स्टेज कहलाती है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। सेकेंड ऑप्शन में है बर्थ ऑफ बेबी, तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, बेबी एक्सपल्सन की। थर्ड है यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, तो ये कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और फुली सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और यहाँ पे पूछा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो आपका आंसर होगा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ द इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज कॉल्ड। तो यदि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है तो क्या कहलाएगी? ससेप्टिबल होस्ट, कम्युनिकेबल डिसीज, पोर्टल ऑफ एंट्री या फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो ये डिसीज कहलाएगी कौन सी डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शियस डिसीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी बिकम अ रिजर्वर फॉर पैथोजन इन। जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज हैं जिनमें से हेपेटाइटिस बी और सी के लिए रिजर्वर जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है, इनके जो पैथोजन है उनको रिजर्वर का काम कहाँ पे होगा? ब्लड में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव। हेपेटाइटिस बी हो गया और सी का जो रिजर्वर है वो कौन है? तो वो होंगे ब्लड। क्या हो गए? ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो यदि आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करते हैं, कैसे करेंगे? ऑटोक्लेविंग यूज़ करके, साबुन और पानी यूज़ करके, इथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके या फिर केमिकल्स को यूज़ करके। तो आप जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने की बात की जाती है, तब आप आँख बंद करके ऑटोक्लेव को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग का जो स्टरलाइजेशन होता है वो होता है ऑटोक्लेविंग से। और जो बेस्ट केमिकल स्टरलाइजेशन होता है वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से।
नेक्स्ट वन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑफन रिलेटेड टू पुअर हैंड वॉशिंग एंड। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, स्पेशली इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहें, हॉस्पिटल से होगा, तो ये पुअर हैंड वॉशिंग के अलावा और किस चीज़ से हो सकता है? पुअर यूरिनरी आउटपुट, पुअर पेरिनियल हाइजीन, यूरिनरी ड्रेनेज बैग से, या फिर इम्प्रॉपर कैथेटर केयर से। तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे इम्प्रॉपर कैथेटर केयर के कारण। किसके कारण? इम्प्रॉपर कैथेटर केयर के कारण। नेक्स्ट वन, टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन इन 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड, सो कैन इंस्ट्रूमेंट फॉर। तो यदि 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड्स जितने भी आप जो भी ट्यूब्स वगैरह स्टरलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, कितने टाइम के लिए उसमें डुबा के रखना है? तो वो रखना है एटलीस्ट 20 मिनट तक। कितना रखना है? 20 मिनट तक। ऐसे ही सेम जो ऑटोक्लेविंग में, उसमें भी 20 से 30 मिनट, लेकिन ये डिपेंड करता है क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज़ आप स्टरलाइज कर रहे हैं उस पर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज। तो क्लिनिकल एरिया का जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, या फिर लेबलिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सेग्रीगेशन, मतलब कि अलग अलग रखना। कॉटन वाला कौन सा आइटम है, ब्लैक बैग में कौन सा आइटम रखना है। तो क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सेग्रीगेशन, सेपरेट सेपरेट करके रखना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं? विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन। तो ये काम कौन करता है? सबसे अच्छा ये करता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है मेमरी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करेगा कि ब्रेस्ट मिल्क को सीक्रेट कराओ। प्रोलैक्टिन काम करेगा, ये वैसोप्रेसिन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग करेगा, या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये काम करेगा। तो ये काम कौन करता है? करता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा मिल्क को, लेकिन इजेक्ट करने की बात करते हैं हम, तो वो काम करेगा ऑक्सीटोसिन। वो कब? जब बेबी निपल को सक करेगा तब। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो इनको रिलीज करने का काम कौन करता है? 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लेसेंटा, या फिर ओवरी। तो कौन है जो 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अपना खुद का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम करने लगता है? तो वो है यहाँ पर ओवरी। क्या होगा? ओवरी। सॉरी, जो 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो अपना हार्मोन बनाएगा वो है प्लेसेंटा। बिफोर दैट ए हार्मोन ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो करेगा रिलीज, लेकिन यहाँ पर 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद पूछा है। यदि इनिशियल प्रेगनेंसी पूछे तब आप ओवरी को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनाएगा इसको। लेकिन आफ्टर 3 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद का यदि पूछा जाता है तो आपको कहना है प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस करती हैं इसकी अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। तो इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन सभी लैंगरहैंस से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज में। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल्स नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एज ऑफ। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल हैं किस एज के में बंद हो जाते हैं? 2 से 3 महीने में, 12 से 18 महीने में, 3 से 6 महीने में, या फिर 1 से 9 महीने में। तो एंटीरियर पोस्टीरियर 2 तरीके के फॉन्टेनेल होते हैं, और जो यहाँ पे कहा है क्लोज होने के लिए, तो वो एंटीरियर जो कि 12 से 18 महीने की एज में क्लोज हो जाते हैं, और जो पोस्टीरियर है वो 1 to 3 मंथ की एज में ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर है वे 12 से 18 महीने में क्लोज होंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड वैक्सीन। तो इनमें से कंबाइंड वैक्सीन कौन सी है? ओरल पोलियो, BCG, DPT, या फिर रेबीज। तो कंबाइंड वैक्सीन की बात की जा रही है, तो कंबाइंड वैक्सीन है DPT, डिप्टीरिया, पर्टिसिस, टिटनस। रेबीज को प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, MMR के साथ में दे देते हैं। BCG है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है,
यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 ईयर तक दे सकते हैं। 0 to 1 ईयर और 1 मंथ और 1 मंथ to 1 ईयर तक का डोज बस अलग होगा, रूट सेम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड, तो यदि मिडल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? साइनसाइटिस, मास्टोइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फिर लेबिरिंथाइटिस। तो इन्फेक्शन मिडल ईयर का है तब हम उसको कहेंगे ओटाइटिस मीडिया। क्या कहेंगे? ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होगा क्या कहलाएगी? ओव्यूलेशन, यूफोरिया, यूजेनेसिस या फिर oocyte। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी oogenesis। मैच्योर ओवम बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो oogenesis मतलब प्रोसेस। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? जो ओवम बना हुआ है उसको रिलीज कर दिया। यूफोरिया देखने को मिलेगा मैनिया के पर्सन में, और oocyte क्या है? सेल है। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ, रॉड्स और कॉन से दोनों किसका पार्ट है? तो ये आंखों का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पर्ट्यूसिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द चाइल्ड हैज, पर्ट्यूसिस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है कौन से बच्चों में? यदि बच्चे को क्या है? हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन्स है, हिस्ट्री ऑफ जुबिलाइन डायबिटीज है, हिस्ट्री ऑफ जॉइंटिस या फिर हिस्ट्री ऑफ टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। तो जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है क्या है? पर्ट्यूसिस, जिसको हम 100 दिन की खांसी 100 डेज कफ कहेंगे या फिर बूफिंग कफ कहेंगे। तो इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है डीपीटी में जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, तो उससे क्या होता है? जिन बच्चों को कन्वल्जन्स प्रीवियसली, जिन बच्चों को पहले क्या है फिट्स आए हैं, कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही, उनको अवॉइड की जाती है, क्योंकि इसको देने से और ज़्यादा चांसेस हैं जो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन वालों को पर्ट्यूसिस वैक्सीन अवॉइड। पर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाती है? ऑप्शन में है यहाँ पर रूबेला, ओपीवी, टिटनस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो प्रेगनेंसी में, यदि प्रेगनेंसी है तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाती है? वो है रूबेला वैक्सीन। कौन सी है? रूबेला वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है। इवन रूबेला एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कंसीव करने के बाद ही रूबेला एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो इनमें से एंटीऑक्सीडेंट क्या है? कैल्शियम है, विटामिन ई है, विटामिन बी है या फिर विटामिन ए है। कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट है? तो वो है यहाँ पर आपका विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई, जिसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, कर्निंग साइन, चैडविक साइन या फिर हैगर साइन। ये सभी साइन है जो प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेंगे। कर्निंग साइन प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी गॉडेल, चैडविक और हैगर साइन, ये तीनों साइन प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे। जब इंक्रीज्ड वेस्कुलराइजेशन के कारण जो सर्विक्स वेजाइना का कलर है कैसा, सर्विक्स और वेजाइना का जो कलर बदलेगा तो वो कहलाएगा चैडविक साइन। सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी तो वो कहलाता है क्या? गॉडेल साइन। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन इज, तो जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें मेनिंजाइटिस, जो लेयर है मेनिंग्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करके रखी, उसमें यदि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है, क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, हाइड्रोसेफेलस या फिर पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। तो सबसे ज़्यादा यंग बच्चों में मेनिंजाइटिस के बाद जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन सकता है तो वो होगा यहाँ पर मिर्गी आना, एपिलेप्सी या फिर फिट्स का आना। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर अ वुमेन हैविंग सिंगलेटन प्रेगनेंसी इज, यदि कोई वुमेन सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब है यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन हुआ, ओनली सिंगल बेबी का इम्प्लांटेशन हुआ है, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? 200, 300, 500 या फिर 1000। यदि लैक्टेटिंग मदर का पूछे तब हमको कहना है 500, लेकिन यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी में कहा है तो फीमेल के लिए 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि जो विलेज में या फिर गांव में आप जाके देखिए, रूरल एरियाज़ में देखिए,
जो प्रेग्नेंट मदर है उनके लिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगलेटन प्रेगनेंसी में कितनी ज़रूरत होती है, जो भी आपकी डेली का रूटीन है उसमें आपको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन यदि इनिशियल प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछें तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सेफेलोहेमेटोमा। सेफेलोहेमेटोमा के बारे में सही पॉइंट क्या है? कैन क्रॉस सूचर लाइन ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज, या कांट क्रॉस द सूचर लाइन। तो यहाँ पर जो इसको लेके सही पॉइंट है वो क्या है? तो वो होता है कि सेफेलोहेमेटोमा होगा ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है और इस सूचर लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा डी। पेल्विक प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण जो स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो वो क्या कहलाती है? सेफेलोहेमेटोमा। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज। तो ब्रीदिंग के एब्सेंट होने को क्या कहेंगे? डिस्निया, एपनिया, साइनोसिस या फिर कोलैप्स। डिस्निया का मतलब होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एपनिया का मतलब होगा एब्सेंट होना, साइनोसिस का मतलब होगा टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई इसलिए बॉडी ब्लू कलर की पड़ने लगी। तो यहाँ पर जो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका एपनिया। क्या कहलाएगा? एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट। बहुत ईजी पेपर है ये। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट। WHO ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, इसके अकॉर्डिंग सभी एक्सपेक्ट है किसी एक को छोड़कर, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग नॉट मेरली इन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर ऑप्शन में रिप्रोडक्टिव है और जो कि नहीं है इसका पार्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन का मतलब है यूट्रस अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना आफ्टर द डिलीवरी। तो इसके लिए कितना टाइम लग जाता है? 6 महीने, 6 हफ्ते, 2 महीने या फिर 3 महीने। तो जो टाइमिंग की बात की जा रही है तो कितना लग जाता है? 6 वीक, जिसको हम परपीरियम पीरियड कहते हैं। इसमें यूट्रस के अलावा जो बाकी और ऑर्गन है वो भी रिवर्ट बैक हो जाते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि जब यूट्रस नॉर्मल अपने शेप साइज में वापस रिवर्ट बैक नहीं होती तब उसको हम कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। तो ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 0.6 डिग्री का, 1 डिग्री का, 1.5 का या फिर 0.1 का। तो जब आप ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर ले रहे हो तो जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? वो जनरली 0.5 होता है, लेकिन ऑप्शन में 0.6 है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का इनिशियल मतलब अर्ली साइन क्या है? साइनोसिस, ग्रंटिंग साउंड, टैकिपनिया या फिर नेजल फ्लेयरिंग। तो इनिशियल साइन की बात की जा रही है तो इनिशियल साइन कौन सा है? तो वो नेजल फ्लेयरिंग। क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। जब सांस लेंगे बच्चे तो नाक के यहाँ पर आपको जो नेजल है, जो नोस्ट्रिल है वो क्या रहेंगे? आपको ज़्यादा है, जो फास्ट तरीके से दिखाई देंगे। तो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ नर्स इज असेसिंग अ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन। तो यदि कोई नर्स किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए असिस्ट कर रही है, क्या कर रही है? यदि कोई नर्स किसी न्यूबॉर्न बेबी को क्या कर रही है? असिस्ट कर रही है, आई एग्जामिनेशन कर रही है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एबनॉर्मल अबाउट नॉर्मल पीपल। तो यदि आप बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी की आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पर कौन सी असेसमेंट आपको बताएगी? जो न्यूबॉर्न बेबी की प्यूपल्स हैं वो क्या एबनॉर्मल है, इसमें कुछ असामान्य है। इक्वल प्यूपल, इन राउंड शेप, रिएक्टिव टू लाइट या फिर नॉन रिएक्टिव टू लाइट। क्या होगा जिससे पता चलेगा कि बेबी की जो पुतलियां हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं? तो होगा नॉन रिएक्टिव टू लाइट। राउंड शेप ऐसे ऐसे घुमाएगा, इक्वली करेगा, लाइट देख के आइज ब्लिंक करेगा, लेकिन लाइट देख के ब्लिंक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बेबी की आइज की जो प्यूपल है इनमें कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। मतलब यहाँ पर कौन से साइन हैं जो बताएंगे कि ये प्रीटर्म बेबी के साइन नहीं है? सॉफ्ट ईयर लो, वर्निक्स सेगोसा कवर होल बॉडी, लॉन्ग नेल या फिर लो बर्थ वेट।
तो जब बच्चा क्या है प्रीटर्म यहाँ पर होता है तो बच्चे के सॉफ्ट ईयरलोब आपको देखने को मिलेंगे, वर्निक्स सेजोसा से कवर रहेगी बॉडी, लो बर्थ वेट बच्चा रहेगा 37 वीक के पहले हो जाएगा तो बच्चे में पूरा वर्निक्स सेजोसा क्या रहेगा, कवर रहेगा, चीज़ सब्सटेंस होता है जो ईयरलोब भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बच्चे का वेट भी कम रहेगा। लेकिन लॉन्ग नेल्स देखने को मिलते हैं पोस्ट मैच्योर बेबी में, जो बेबी 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद पैदा होते हैं उनमें। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, लंग्स में। कहाँ पर होता है, लंग्स में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी का पहला असेसमेंट क्या होता है, सक्शन करना, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, अपगार स्कोर या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट असेसमेंट होता है बेबी का क्या, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसे पता चलता है, जब बच्चा होते ही साथ अच्छा रोना स्टार्ट कर दे, क्राइंग, जो बेबी की क्राइंग कहते हैं कि बच्चा रोते हुए पैदा हुआ मतलब हेल्दी है। तो जो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो हम कैसे पता करते हैं, क्राइंग बेबी से ही। और फर्स्ट असेसमेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी का क्या, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन। तो नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, जेन्यू डोर्सल, जेन्यू पेक्टोरल, लिथोटॉमी या फिर सिंस। तो पोजीशन हमने कई बार पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या है। नी चेस्ट पोजीशन को दूसरा नाम कौन सा है, जेनाइटो पेक्टोरल पोजीशन, जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट वन, पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन कवर अप की जाती हैं। पेंटा का मतलब होता है 5। वे क्या क्या है, तो वो होता है DPT, HIV, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। तो ये 5 डिसीज हैं जो इसमें कवर की जाती हैं। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हीमोफ्लस टाइप इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस। FSH सीक्रेटेड बाय। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, ओवरी करती है, हाइपोथैलेमस करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। तो जो हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको करता है सीक्रेट कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी कैलोरी इज देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट। तो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 9 कैलोरी, लेकिन फैट की जगह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछते हैं तो 4 कैलोरी। नेक्स्ट वन, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू रिपेयरिंग में कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, तो वो होते हैं क्या, प्रोटीन्स। क्या होंगे, प्रोटीन। ऑप्शन में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70। इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। तो फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होगी, साल्मोनेला से, स्टेफाइलोकोकस से, क्लोस्ट्रीडियम से या फिर इकोलाई से। तो जो फूड पॉइजनिंग का जो इन्फेक्शन होता है जनरली वो होता है साल्मोनेला से, और इससे साल्मोनेला से ही क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी हो गया, इन सब से क्या होगा, टाइफॉइड। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर सकता है, तो वह साल्मोनेला। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है जो टिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इकोलाई से अलग प्रॉब्लम होंगी यहाँ पर, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग का रीजन होगा वो कौन होगा, साल्मोनेला। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ड्रॉप्स इन अ स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक्स 1 ml। 1 ml में तो ड्रिप सेट होता है, कितनी ड्रॉप होती हैं, 20, 15, 16 या फिर 20। तो कितनी ड्रॉप्स होती हैं, तो ये होती हैं टोटल 50 ड्रॉप्स। कितनी, 50 ड्रॉप्स। 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। तो कौन सा मिनरल दिया जाएगा यदि बच्चे को रिकेट्स है। रिकेट्स कब होता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों में। तो विटामिन डी की कमी होती है और विटामिन डी के साथ साथ क्या ज़रूरी होता है, तो चाहिए पड़ता है कैल्शियम, जिसके कारण बोन्स मजबूत रहें। विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की।
तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कौन सा मिनरल दिया जाएगा बच्चे को? कैल्शियम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 73, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा अंधापन किसके कारण होता है? कैटरैक्ट के कारण, ट्रोकोमा के कारण, रिफ्रैक्टिव एरर्स के कारण, या फिर विटामिन की कमी के कारण। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होती है वो होती है मोतियाबिंद और कैटरैक्ट के कारण। नेक्स्ट वन, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। तो यदि डीपीटी वैक्सीन जम गई है, फ्रोजन हो गई है, तब आपको क्या करना है? सेकंड, थ्रोली बिफोर यूज, अलाउड टू मेल्ट बिफोर यूज, डिस्कार्ड करना है, या फिर ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर यदि डीपीटी वैक्सीन फ्रोजन है तो हमें इसको तुरंत डिस्कार्ड करना है, ना तो हिला डुला के यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा इसको अलग कर देना है। नेक्स्ट वन, द ब्रेस्ट मिल्क विच सीक्रेटेड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है 2 वीक की डिलीवरी के बाद जो रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, या फिर हिंड मिल्क। यदि इनिशियल कहते डिलीवरी के तुरंत बाद तो वो कहलाता कोलेस्ट्रम, जो कि येलो कलर का होता है। लेकिन 2 वीक की डिलीवरी के बाद कहा है तो ये कहलाता है कौन सा मिल्क? ये कहलाएगा मैच्योर मिल्क। क्या कहलाएगा? मैच्योर मिल्क। नेक्स्ट वन, फर्स्ट डेसिडियस टीथ अपीयर इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। तो जो पहले डेसिडियस टीथ है जिनको हम प्राइमरी टीथ भी कह सकते हैं, तो ये कब इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ में, 6 साल में, 8 महीने में, कि 12 महीने में? तो 6 साल के बाद तो ये जो प्राइमरी टीथ आते हैं दूध के जिसको हम कहते हैं गिरना स्टार्ट होते हैं, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन इनिशियल इरप्शन होता है 6 महीने की एज से। कब से? 6 महीने की एज से। नेक्स्ट वन, द बेबी गेन हिज वेट विद इन 1 ईयर ऑफ एज। तो एक बच्चा है जो अपना 1 साल में कितना वजन गेन कर लेगा? 2 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, 3 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, 4 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, या फिर 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। तो यदि बच्चे का जो 1 साल का पूछा है तो 1 साल का बच्चा कितना वेट है जो गेन कर लेगा? तो 1 साल के बच्चे के वेट गेन की बात की जा रही है तो 1 साल में हो जाता है 3 गुना, ट्रिपल, डबल हो जाता है 5 से 6 महीने की एज में। लेकिन 3 गुना कब हो जाता है? 1 साल में। तो यहाँ पर पूछा 1 साल में कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ द बर्थ वेट। नेक्स्ट वन, द हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस बिकम इक्वल इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। तो बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है और चेस्ट सर्कमफेरेंस है किस एज में इक्वल हो जाता है? मतलब दोनों एक से रहेंगे तो वो होता है 1 साल की एज में। कब? 1 ईयर एज में। जो हेड सर्कमफेरेंस है और चेस्ट सर्कमफेरेंस है दोनों इक्वल हो जाते हैं कब? जब बच्चा 1 साल का हो जाए तब। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो लेबर को इंड्यूस करने के लिए, मतलब यदि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे तो इंड्यूस करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं हम, किसी एक को छोड़कर। मिथार्जिन देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे जिसको हम ARM कहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। लेकिन यहाँ पे कहा है जो नहीं देंगे तो वो होगा मिथार्जिन। हमें मिथार्जिन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मिथार्जिन देंगे यदि हम तो जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको और क्या करेगा? डिस्टर्ब टोन है जो मसल्स की वो क्या करेगा? वीक करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मिथार्जिन नहीं देना है, बाकी सब कुछ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ह्यूमन मिल्क में सब कुछ होता है किसी एक को छोड़कर। फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन आयरन नहीं होगा, विटामिन C नहीं होगा, विटामिन D नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C, आयरन। नेक्स्ट वन, बबीता LMP बिगन्स 28 मार्च 2017। हर EDD शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। EDD का मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। कैलकुलेट कैसे की जाती है? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। LMP कब रहा? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। LMP का फर्स्ट डे काउंट किया जाता है तो वो था 28 मार्च 2017 को। अब EDD आपको निकालना है तो 28 मार्च 2017 में 9 महीने जोड़ दें और 7 दिन और जोड़ दें तो टोटल आपका जो EDD निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो निकल के आएगा आपका 4 जनवरी 2018। कितना? 4 जनवरी 2018। नेक्स्ट वन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की इनर लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, या फिर एंडोकार्डियम। तो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की कौन सी? एंडोकार्डियम। कौन सी है? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है यहाँ पर
ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज। ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे कहा है तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से साइन होंगे यदि प्रेगनेंसी ओवर द काउंटर है, प्रेगनेंसी टेस्ट है जो सही नहीं आ रहा है बार बार, तो कौन से साइन माने जाएंगे? तो ये माने जाएंगे प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो प्रेगनेंसी में किसकी कमी के कारण बच्चे को एंटीटी डेवलप होगा? तो वो होता है फॉलिक एसिड, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट होती है वो फॉलिक एसिड के लिए ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फॉलिक एसिड रहेगा। और यहाँ पर यदि फॉलिक एसिड ही कम हो जाता है तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बेबी में ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। तो हमने कई बार पढ़ा, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, सेकंड में बेबी बाहर आएगा, थर्ड में प्लेसेंटा बाहर आएगा, फोर्थ है जो ऑब्जर्वेशनरी स्टेज है, ऑब्जर्व करना है हमें माँ को। तो यहाँ पर कहा है प्लेसेंटा के लिए, तो वो होगा थर्ड स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन बाय पेप स्मीयर। तो पेप स्मीयर से किसका पता करेंगे हम? ओवेरियन कैंसर का, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल या फिर ब्रेस्ट कैंसर। तो पेप स्मीयर में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, तो किसके लिए होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में कि वेजाइना में? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। लेकिन जब यदि यही फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया तो वो कहलाने लगती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट गेन बाय एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स। इनिशियल 20 वीक मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक माँ का कितना वजन है जो बढ़ेगा? 0.5 to 1 kg, 2 to 3 kg, 3 to 4 kg या फिर 4 से 5 kg। 20 वीक्स मतलब 4 महीने, तो यहाँ पर कितना वजन गेन होगा? सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली 7, 8 एंड 9 मंथ में। यहाँ पर बात की जा रही है कब की? कि जो फर्स्ट 20 वीक्स हैं तो सबसे ज़्यादा वेट गेन है जो, और 20 वीक्स में कितना वेट गेन हो जाएगा? तो ये होगा आपका 2 से 3 किलो तक, कितना? 2 to 3 kg तक। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय फीटल मैक्रोसोमिया। फीटल मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है? बर्थ वेट मोर देन 1 kg, लार्ज साइज हेड, फीटल डिस्ट्रेस या फिर बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है जिन माँ को डायबिटीज़ हो, उनके बच्चे जो नॉर्मल बर्थ वेट है उससे कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, वो कहलाता है फीटल मैक्रोसोमिया। जब मदर डायबिटिक होती हैं तब। तो यहाँ पर बर्थ वेट होता है 4.5 किलो से भी ज़्यादा, मोर देन 4.5 kg से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असेस द डिसेंट ऑफ द हेड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। जो हमने ग्रिप पढ़ी है लियोपोल्ड मैन्यूवर, कौन सी ग्रिप है जिससे बेबी का जो हेड है वो किस पोजीशन में, वो चेक करेंगे हम? फंडल ग्रिप से, लेटरल ग्रिप से, पेल्विक 1 ग्रिप या फिर पेल्विक 2nd ग्रिप। तो ये ग्रिप हमने कई बार पढ़ी है, लियोपोल्ड मैन्यूवर की ग्रिप है ये। तो ग्रिप है पेल्विक 2nd ग्रिप, जिससे हम बेबी का हेड का जो पार्ट है किस तरीके से प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। क्या होगा? क्विकनिंग। ऑप्शन में लाइटनिंग, जिसको वेलकम साइन कहेंगे प्रेगनेंसी का, बैटल डोर प्लेसेंटा का एक एबनॉर्मेलिटीज है। इंगेजमेंट का मतलब है यहाँ पर बेबी कितना इंगेज हो चुका है प्यूबिक सिम्फाइसिस में। नेक्स्ट वन, व्हाई डज बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्सिया। तो यदि माँ को प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो यहाँ पर बेड रेस्ट करने के लिए क्यों कहा जाता है? टू प्रिवेंट द एक्लेम्सिया, टू मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर, या फिर इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज द एडिमा। तो बेड रेस्ट कभी कभी किसी मदर को प्री एक्लेम्प्टिक या फिर एक्लेम्प्टिक है तो कंप्लीट बेड रेस्ट कहने के लिए कह दिया जाता है, और ये किया जाता है कि सर्कुलेशन बढ़े और एडिमा क्या हो? कम हो, उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द हैजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विथ पिटोसिन। विच इज़ द हैजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विथ पिटोसिन। पिटोसिन के क्या हैजार्ड है जब हम लेबर इंड्यूस करते हैं तब, मतलब क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, रप्चर ऑफ यूट्रस या फिर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो पिटोसिन से क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो पिटोसिन से यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसके? यूट्रस रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए बहुत ही केयरफुली पिटोसिन दिया जाता है। एक तरीके से हम इसके साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज़ द कॉमन एंड आइडियल फीमेल पेल्विस। तो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस को क्या कहा जाता है? आइडियल फीमेल पेल्विस कहा जाता है नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए कौन से हार्मोन हेल्पफुल रहते हैं? FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं? तो वो है यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रीजन ऑफ गोल्डन कलर ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। तो एम्नियोटिक फ्लूइड क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है नॉर्मली, लेकिन जब यदि ये गोल्डन कलर का हो जाए दैट मीन्स कुछ है प्रॉब्लम है। तो किस में होगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी में, फीटल डिस्ट्रेस में, प्रीमेच्योरिटी में कि पोस्ट मेच्योरिटी में। तो जब जो एम्नियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाए? गोल्डन कलर का हो जाए तो होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में। किसमें? RH इनकम्पैटिबिलिटी में। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग वेसल्स कंटेन हायर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा सप्लाई करने का काम कौन करती है? अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस वीनोसिस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये काम करती है अम्बिलिकल वेन। जो यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ PPH। तो PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज, अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूजन, बर्थ इंजरी या फिर परपीरियल सेप्सिस। तो कॉमन कॉज पूछा है तो वो था अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट वन, प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल केयर दैट इट इज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर है, किस तरीके की होना चाहिए? असेसिबल एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिर ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसमें सभी चीज़ें, एक तो आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये आपका सभी चीज़ें होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ केयर इज फोकस्ड ऑन। तो कम्युनिटी हेल्थ केयर किस चीज़ पर फोकस करेगा? पुअर पीपल पर, मतलब गरीब लोगों पर, बीमार लोगों पर, माँ और बच्चे पर, या फिर पूरी कम्युनिटी पर। तो ये करेगा पूरी कम्युनिटी पर, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, वो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज दैट इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। तो कौन सी डिसीज इंसेक्ट से होगी? मीजल्स, मलेरिया, कोलेरा या फिर बूफिंग कफ। तो होगा मलेरिया, किससे? मॉस्किटो से होगी। बाकी सभी इनके लिए बैक्टीरिया वायरस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड्स द डेथ ऑफ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो डेथ होती है बच्चों की किस एज की कंसीडर की जाती है? 1 महीने के, 15 महीने के, 12 महीने के कि 6 महीने तक के। तो इसमें जो डेथ कंसीडर की जाती है वो होती है 12 मंथ तक के और 1 ईयर एज ग्रुप तक के बच्चे, जो क्या कहलाते हैं? इन्फेंट। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट वन इज। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड पीपल और मल्टी सेक्टरल अप्रोच। तो क्या है जो इसका पार्ट नहीं होगा? हमने कई बार पढ़े हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल। जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 170 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसको कल मॉर्निंग में आपके साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सेकंड चैनल पर जाएं आप लोग, वहाँ पर मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेल फीमेल्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक है जो इस वीक में आपकी कवर कर दी जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।